अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जिस तरह क्रिकेट के हवाले से हमने आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ आपका तारुफ करवाया, आपको उनको लेके आए और उनकी क्रिकेट के हवाले से जो एक्सपर्टीज़ थी वो आप तक लेके आए, तो वो क्रिकेट के हवाले से क्या कहते हैं, उनके राय में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है, इस हवाले से हमने काफ़ी माजी में भी क्रिकेटर्स को लेके आए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और जो क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं, उनका नाम है मोहम्मद इलियास। आज वो हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। आज हम उनसे क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे और आप लोगों को बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, वो उस हवाले से उनका क्या तजिया है, वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान क्रिकेट के उन चीज़ों को उजागर किया जाए, उन साबिक क्रिकेटर के साथ वो बात की जाए ताकि वो हमें बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है और क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने लाहौर स्पोर्ट्स चैनल के ज़रिए आप तक आगाही इस सिलसिले में पहुँचा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहे और यहाँ पे हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि उस फीडबैक के तनाज़ुर में हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, जो मोहम्मद इलियास हैं ये किसी तारफ़ पे मोहताज नहीं। अगर माजी की बात की जाए तो इन्होंने शाहिद खान अफरीदी को भी टीम से जब निकाला तो उसका भी दिफा किया, शाहिद खान अफरीदी के साथ उनके केसेस भी हुए, फिर बाद में माफ़ी तलाफ़ी तो हो गई। इसके अलावा अगर ये कहा जाए तो ये एक नाडर क्रिकेटर के साथ एक नाडर इंसान भी हैं जो कभी किसी दबाव में नहीं आए और बग़ैर किसी दबाव के काम करते रहे। यहाँ तक कि सेनेट की कायमा कमेटियों की जानिब से भी इन्होंने हमेशा उनको ट्रू जो तस्वीर थी उसका रुख दिखाया। कभी इन्होंने तस्वीर के बैक साइड का रुख दिखाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने जो असल तस्वीर है उसको हक़ाइक़ बयान किए और इनकी जो सच बोलने की आदत है, इसी वजह से बाज़ मरतबा क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। आज हम उनसे बात करेंगे कि मोहम्मद इलियास से कि वो बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौजूदा सेटअप है उस हवाले से वो क्या कहते हैं कि एहसान मानी, वसीम खान जो आए हैं, इनके आने से पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी और इस वक्त वो जो तजर्बात करने जा रहे हैं या किए जा रहे हैं उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मोहम्मद इलियास साहब, शुक्रिया आपका लाहौर स्पोर्ट्स को टाइम देने का। क्या कहेंगे इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड में जो है सबसे बड़ी जो बात इस वक्त हो रही है वो ये है, जो मेरे व्यू है कि पाकिस्तान ने बहुत डेयरिंग स्टेप ली है कि अपनी टीम को इंग्लैंड ले गई। मैं कहता हूँ कि और वेस्ट इंडीज़ में बहुत डेयरिंग एक्शन लिया, तो ये सोचते हुए कि जी क्रिकेट जो है वो चलती रहे और पाकिस्तान का नाम भी चलता रहे, स्पोर्ट्स और इंग्लैंड का भी नाम। देखिए, बात सारी ये है कि इस वक्त जो अगर आप लास्ट 2 ईयर निकाल के देखें पाकिस्तान बोर्ड के, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में हुई है, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में कभी मेरी लाइफ टाइम में टीम आएगी, बड़ी टीम आएगी, लेकिन बोर्ड ने फुल एफर्ट की कि पाकिस्तान में आए। 2 बड़ी टीमें पाकिस्तान आई, बांग्लादेश आई, श्रीलंका आई। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये होगा। पिछली बोर्डों ने कोशिश की लेकिन नाकामी उसकी कई वजूहत हो सकती, लेकिन एहसान मानी जो चेयरमैन है है उन्होंने बीइंग ए चेयरमैन ऑफ ICC उनकी जो रिस्पेक्ट है हर कंट्री करता है। पिछले दिन उनका ICC का तो बड़ा प्रेसिडेंट की भी बात हो रही थी। तो पॉइंट सारी ये है कि उनकी असल कॉन्सल्टेशन जो थी मेरी नज़रों में बिल्कुल ठीक थी, वो ये थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि फर्स्ट टाइम एवर जब से ये मैं उस वक्त सिलेक्टर था जब ये श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था तो टीमें आने बंद हो गई थी, तो उसके बाद
पाकिस्तान ने अपनी सुपर लीग के सारे मैचेस पाकिस्तान में कराए। मेरा ख्याल है कि और चीज़ें छोड़ दें सब, ये प्रायोरिटी होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, फॉरेन टीम में हो, पाकिस्तान की सुपर लीग पाकिस्तान में हो। तो ये मैं तो ये क्रेडिट किसान पानी को दूंगा और चेयरमैन को दूंगा, और I'm sure वसीम खान का भी इसमें हाथ है। तो क्योंकि मुझे याद है कि वसीम वाज ए CEO इन बूस्टर काउंटी, तो मैं वहाँ पे 1 महीने के लिए गया हुआ था टीम के साथ। तो कोई इंतज़ाम था बूस्टर काउंटी का, वो बड़े आराम से चल रहा था, नो एक कोई नहीं थी। तो उसका मतलब है कि ही नोज विद एडमिनिस्ट्रेशन। अलिया साहब, यहाँ पे मैं बात करूँगा साबिक जो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर रहे हैं या रिवर्स विकेट मजद जिनको कहा जाता है, मोहम्मद सरफराज नवाज़ का। तो सरफराज नवाज़ कहते हैं कि जब वसीम खान वहाँ लस्टर शहर में थे तो वहाँ पे टीम की कारकर्दगी का ग्राफ नीचे को गया है बजाय ऊपर को ना, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सिस्टम था वो बहुत स्मूथ हो गया था। इस हवाले से क्या तजाद पाया जा रहा है? देखें, हर आदमी का अपना पर्सनल व्यू है। अगर आप बूस्टर शहर की टीम निकाल के देखें तो उसकी सारी यंग साइड है। जब आपकी यंग टीम आएगी तो नेचुरली इट टेक टाइम्स टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड। तो यंगस्टर आए, उनके साथ चंद सीनियर प्लेयर कभी नजरों में थोड़ा सा और भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही तो ये CEO प्लेयर नहीं होगा। ये तो जो आपके सिलेक्टर होते हैं उन की बात होती है। CEO तो टीम नहीं बनाता, CEO तो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि मैं जो कुछ हो रहा है यहाँ पे ओवरऑल सब ठीक चल रहा है। ये सिलेक्शन जो होती है वो तो सिलेक्शन की होती है, ये तो सिलेक्शन वो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा और आप करना चाहिए। इससे बोर्ड का कोई तलक, हाँ अगर बोर्ड इंटरफेयर करता है तो फिर बात सेपरेट है। लेकिन अगर आप ये तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से और सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए जी कि आपने ये चीज़ कैसे बनाई, ये नीचे अगर आप क्यों गिराया, तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई तलब नहीं जो कर अलिया साहब, आपने काफ़ी बोर्ड्स के सरबराह के साथ काम भी किया और कभी किसी बोर्ड के सरबराह की गलत बात को आपने माना भी नहीं कि जो गलत बात थी उनको मुँह पे कहते थे। ये भी आपका एक बड़ापन था और आपके सच्चे होने की निशानी भी थी कि आपने कोई गलत बात कबूल नहीं की। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फांसी में वो आते थे, वसीम खान से पहले जो थे वहाँ से सुबहान थे, जाकिर खान थे, इसी तरह दूसरे डायरेक्टर थे, वो 5-5 लाख पे तनख्वाह पे थे। वसीम खान आते ही 25-30 लाख पे चले गए। क्या उनको जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वो दुरुस्त है? देखो, मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि आप तनख्वाहों पे बात करते हैं, लेकिन आप जब प्रोफेशनल लोग बाहर से लेके आते हैं, ठीक है, आपको वो डिमांड करेंगे आपको कि दैट्स व्हाट वी नीड। देखें, इस वक्त चलो वसीम खान की तनख्वाह जो भी है, आई डोंट वांट टू नो, वो उसका राइट बनता है। ये तो बोर्ड का या वो जो भी रनिंग बोर्ड का है ना कि जो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से महारत क्या है, उसकी वजह से तनख्वाह मिलती है। ये नहीं है कि मुझे है कि मुझे आप 50 लाख की नौकरी देने आए, मुझे डुगडुगी भी नहीं बजानी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है कि लोगों की तनख्वाहों के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा यहाँ पे तो मुझे काफ़ी फार्मर गेस्ट जो है से बात होती रहती है, मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ। मैंने सिर्फ वो एक बात ज़रूर मेरे से कहते हैं कि रियाज भाई, इसी तरह हम लोगों को जो हमारी पेंशन है वो हमें बढ़ा दी जाए, जो महंगाई का वक्त है। तो किसी एक ने मुझे सजेशन दी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जी ऐसे मिलते हैं जब मतलब कि सब प्लेयरों के चाहे उसने आधा मैच खेला है या उसने 100 मैच खेला है, उनकी सबकी जो पे है पेंशन। आप समझते हैं कि जो मौजूदा वक्त में साबिक क्रिकेटर्स को पेंशन दी जा रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उनका गुजर बसर हो सके? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि जी सब की इक्वल करके 1 लाख करते हैं या 90 जो भी है, ताकि इस टाइम इस माहौल में ये चलता है। लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है इस वक्त कि जो होनी चाहिए मेरी नज़र में होनी चाहिए, बाकी भी कहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि इस वक्त क्या भी अंडर द सर्कमस्टांसेस एक जो इस वक्त ये
कोरोना चला हुआ है, आपको एडवर्टाइजिंग नहीं मिल रही, आपको कुछ नहीं मिल रहा दुनिया अराउंड द वर्ल्ड, तो डिफ़िकल्ट। हाँ, इट विल बी ग्रेटनेस ऑफ वसीम खान एंड चेयरमैन, अगर वो ये काम कर देंगे तो ये दुआएं लेंगे तमाम लोग। तो ये बोर्ड का डिसीजन है क्या करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ये दिमाग पे रखें कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 40-50 40,000 30,000 45 से आजकल नहीं चलता लोगों का, मुझे इल्म है, लेकिन अल्लाह बड़ा अगर उसने ताने को मोड़ दिया। रियाज साहब, ये भी बड़ा सुनने में आता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा देता है या तनकीद का निशाना बनाता है तो बोर्ड की जानब से उस साबिक क्रिकेट की पेंशन रोक ली जाती है, इसमें कितनी की सदाकत है? किसकी रोकी मुझे नहीं लगा, अगर किसी क्रिकेटर मुझे अभी तक तो इल्म नहीं है कि किसी की रोकी गई है, तो अगर रोकी गई है तो कोई ख़ास वजूहत होंगी कि उसकी पेंशन रोकी गई है। हाँ, मेरी एक बार रोकी गई थी, सेठी साहब ने रोक ली थी, मैं कोर्ट में चला गया था और उन्होंने सेठी साहब को बुला लिया, क्यों रोकी, मैं बोलता मुझे मेरी रोकी के देखिए 6 में और मुझे सारी बैक पे मिल गई थी, मुझे बाकी करने का लगा किसकी इस वक्त पे रोकी है या नहीं। यानी कि अगर रोकी भी जाती है तो हमारे पास एक फोरम है, अदालत जाने का फोरम है कि हम अदालत के ज़रिए वो अपना हक वसूल कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको देने का पाबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट ऑर्डर का पाबंद है। तो मुझे नहीं मालूम कि किसी, क्योंकि मेरी और उस वक्त बोर्ड के साथ बहुत, आपको याद होगा कि मैंने केस किया था और मैं केस जीत गया था, मुझे कोर्ट ने दोबारा चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बना दिया था। तो फिर ये अपील कोर्ट में चले गए थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी ने केस ही नहीं सुना था, तो मैंने जब आगे कहा था दो जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने नाम ले के उनका कहा था ये तो बनाना, जब के जजों से भी गंदे चर्चा लगाने का टाइम कोर्ट लगा लें, मैं नहीं चाहता, अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि इस उम्र में जल्दी दे दो, क्या कर लो। सरफराज मोहम्मद अली साहब, आप चीफ सेलेक्टर रहे पाकिस्तान को और काफ़ी क्रिकेटर्स दिए, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल नीचे चली गई थी और आपके ही बतौर चीफ सेलेक्टर आपके दौर में पाकिस्तान टेस्ट टीम में भी नंबर 1 आई, वनडे में भी, T20 में भी, आप वनडे में तो नहीं, T20 में पाकिस्तान टीम नंबर 1 रही, 1 पॉइंट इंडिया से। हाँ, और तो इस पे आपने जो पाकिस्तान टीम को अभी तक सरफराज, वहाब, अजहर अली, अदनान अकमल, उमर अकमल, जुल्करनैन हैदर, असद शफीक, मिसबाहुल हक, हफीज़, अब्दुर्रहमान, आपके दौर में वापसी इन लड़कों की हुई, इन लड़कों ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में आप इनको लेके आए, क्या वो फैसले दुरुस्त थे? आपको कभी तनकीद तो नहीं का सामना करना पड़ा कि इन लोगों को आप क्रिकेट में क्यों लाए? जब मैंने हफीज़ को और क्या नाम उसका, अब्दुर्रहमान तो मैं लेके आया था टीम में, तो उस वक्त मुझे चेयरमैन साहब ने कहा था कि इलियास के ये मुंडे जो मुकर हैं, और मैं कहा जी सर जी मैं हार्ड मैच जाकर देखूँगा खाने का अच्छे हो, तो मैं ख़ास तौर पर चंद प्लेयरों के ऊपर नज़र रखता हूँ, तो ये परफॉर्मेंस ही आप देख ले, पाकिस्तान एक दिन के बाद वो पाकिस्तान टीम में काफ़ी देर खेले, हफीज़ स्टिल प्ले। बाबर आजम आज पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, तो उसको भी लाने में आपका कोई किरदार रहा? नहीं, मैंने उसे अंडर 16 मैं चेयरमैन था सिलेक्शन का, उसको लाहौर था, तो उसको मैंने देखा था जिस तरीके से उसने वॉक करके अंदर आया, पिच के ऊपर खड़ा हुआ, उसने स्टांस लिया, ही टुक हिज टाइम, जब मैंने उसका स्टांस देखा तो सेकंड प्लेयर मैंने दोनों को मना कर दिया, रोक दिया, उसने खेला, वो 3 गेम खेले, उसने बहुत अला खेला, तो वो नज़र आ रहा था गॉड है गिवन हिम अ लॉट ऑफ गिफ्ट। ठीक है, मुझे माजिद खान याद आ गया। अच्छा, मुझे माजिद खान याद आ गया कि माजिद, क्योंकि मैं तो माजिद बचपन से सब कुछ बच्चे ही खेलते थे, तो मुझे माजिद याद आ गया, तो मैंने से 2 गेंदों के बाद इसको मैंने, यानी कि आपने अंडर 16 में इसको कहा 2 बॉल खेलने के बाद ये टीम में कि आप गहरी निगाह तो रखते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं, टैलेंट अगर टैलेंट सामने हो, आपकी नज़र उस पर पड़े तो वो छुप तो नहीं सकता। ये आपको एक बात और बता दूँगा कि ये हमारा फास्ट बॉलर लंबा क्या नाम है, इरफान को, मुझे इमरान सर ने बताया कि अंकल एक लड़का है इरफान, बड़ा लंबा है,
बड़ा गरीब आदमी, उसके पास कोई शू भी नहीं है। तो मैंने कहा वो कहाँ से खेलता, कहता जी अभी भी आए जो मैच ही खेले उसमें, तो आप देखें वो फलानी जगह मैच खेल रहा है हमारे पास। मैं क्या, मैंने कहा थोड़ा सा लगता नाइस बॉय। मैंने कहा लाई थी लेकिन स्टेमिना नहीं था, फिटनेस बिल्कुल नहीं थी, गाँव से आया था। मैंने कहा यार तू कहने इसमें भी इससे भी किसी होगा। मैं आया वापस वो मंडे को मैंने टेलीफोन किया अपॉइंटमेंट ली चेयरमैन साहब से, 4 वर्ष साहब थे उसको, मैंने उनसे आगे बात की तो इसके बारे में मैंने बताया उनका से कहना है वाट्सएप में वो आता था उससे उनको से तो मैंने कहा जी ऐसा ही, मैं कहा तो वो रिकॉर्ड अफोर्ड एनीथिंग, तो वर्षा में कहा तुम अकेडमी ले आ, अगर टैलेंट है तो तुमने तो कुछ लगा ले फिटनेस के लिए लगा लो। मैं से 1 साल वो रहा पाकिस्तान अकेडमी में, सबूर उसका नाम है, फिटनेस का उसका अनुसार था। फिर उसके बाद फिट हो गया सब कुछ, फिर वो पाकिस्तान भी खेल गया उसमें, और वन कितना नाम निकला उसका, वन टाइम उसका साथ चर्चा होना शुरू हो गया था फिटनेस का। लिहाज साहब, जिस तरह आपने बहुत सारे नाम, हफीज़, उमर अमीन, यासर शाह को भी आप लेके आए, वहाब रियाज, मिसबाहुल हक का आपने वापसी करवाई, और ना सिर्फ वापसी करवाई बल्कि कप्तान बनाने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी किसी बारे में कप्तान का फैसला तो चेयरमैन किसी भी करता है, मगर रिकमेंडेशन तो आपकी नहीं है फिलहाल। हाँ वो ये हुआ था कि सब थिंक टैंक बैठे हुए थे, तो बातें हो रही थी कप्तानी की, तो हालात ख़राब हो गए थे 3 मिनट के बाद, तो नया कप्तान बनाना चाह रहे थे, काफ़ी लोगों का नाम आया, तो मैं नहीं बोला, मैं सुन करके बैठा। तो मुझे भट्ट साहब ने कहा कि सही थे भट्ट साहब, तू तो कभी मुँह बंद नहीं किया, तेरे मुँह से की होया है। मैंने कहा इसके ऊपर मैं तो ये देखना ये थिंक टैंक क्या सोच के है, क्रिकेट टीम को कितनी सोच है, तो तू बोल। मैं कहा जी मिस हो सॉरी नहीं जी नहीं, मैं कहा जी लेट मी हैव इट फिर मैंने बताया कि फैसलाबाद का कप्तान था, पढ़ा लिखा है, इसके ऊपर उंगलियाँ नहीं उठी, वो टीम से बाहर। फिर मैंने स्मिथ का बताया, और वो क्या है इंग्लैंड का कैप्टन, फिर माइक ब्रेली वो तो इंग्लैंड का कप्तान हो गया था विदाउट प्लेइंग एनी टेस्ट मैच, तो फिर मैं वो रेफरेंस इनको दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो था पाकिस्तान का वो सक्सेसफुल कैप्टन भी रहा अलहमदिल्ला। हाँ जी बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान के ये जो फतवात नहीं है वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान भी रहे। तो लिहाज साहब, मिसबाहुल हक को आपने टीम में लाया, कप्तान भी बनाए, ये अल्लाह का होगा, ये अल्लाह की इसके तरफ से मैं बात करूँगा उमर अकमल की, अहमद शहजाद की, उन लोगों को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आपने पाकिस्तान टीम में खिलाया, आप लेके आए, क्या एटीट्यूड में फ़र्क था कि वो लोग अपना वो नाम नहीं बना सके और हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे? उनके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा जो ज़ाती व्यू है, मेरा ख्याल कि उमर अकमल अहमद शहजाद में इतना टैलेंट था कि बहुत कम प्लेयर और मैंने बहुत टैलेंट था, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि इस मुल्क में आप लोग नहीं पसंद करेंगे, प्रेस वाले के आप लोग जो है ना इनको 1 सेकंड में आसमान के सितारे बना देते हैं और नेक्स्ट मिनट आप उनको ज़मीन में दफन कर देते हैं। ये प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी लिहाज साहब, मैं यहीं पे आपको एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ, क्योंकि आपने प्रेस के हवाले से बात की। देखिए, जब किसी बंदे को हीरो बनाया जाता है तो हमारा मकसद उसमें ये होता है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको हीरो बनाया जाए और वो मुस्तक़बिल में भी परफॉर्म करता रहे। हमारा मकसद ये होता है किसी को हीरो बनाने का, ताकि वो समझे कि मैं हीरो बन गया हूँ। जब वो हीरो बन के फिर आगे ज़ीरो कारकर्दगी दिखाएगा तो हमारा काम है उस ज़ीरो कारकर्दगी पर भी उसको तनकीद का निशाना बनाना और लोगों को बताना कि ये इसको हमने हीरो बनाया तो हम ज़ीरो भी इसको बता रहे हैं कि ये ज़ीरो भी है। हाँ, लेकिन बात देखिए बाबर आजम आई थिंक वंडरफुल फ्यूचर। कुछ लोग इस वक्त शो मचा रहे हैं कॉमेडी के साथ, मे बी इज़ अ बेटर प्लेयर देन कॉमेडी, बट आप जब आपके ऊपर
इतना प्रेशर प्रेस का हो जाता है कि मैं हीरो हूँ, तो उससे परफॉर्मेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसको गाइड करे, अच्छा किया है, कुछ भी फ्यूचर्स वर्क। अलिया साहब, मैं बतौर जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि मैं कभी इसको कोहली के साथ नहीं, कोहली की 10 साल क्रिकेट है, 12 साल क्रिकेट है, और ये अभी 3 साल क्रिकेट इसको हुआ है, तो ये जब आगे खेलेगा तो इसकी क्रिकेट में भी उनसे जीत जाता है। वंडरफुल क्रिकेटर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन बात ये है कि किसी वक्त मैं एक बात अपने स्कीपर रनीम मोहम्मद से बात कर रहा था, हेलो से जनरल स्पीकर, ऐसी बात हो रही थी, तो कहता है कि मुझे एक बात हो रही थी, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रेस के मैं जिस मैच खेलूँ उसमें 100 करूँ, तो ये प्रेस जो प्रेशर होता है ये आपको ले डूबता है। कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मैं ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर आई सीन अराउंड द वर्ल्ड। अगर नहीं जैसा डिटरमेंट प्लेयर फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं होती, अगर वो प्लेयर कहता है कि जी ये जो प्रेस ये सब करती है मुझसे, तो मुझ पर प्रेशर आ जाता है। तो ये तो अभी बचा है, तो लोगों को चाहिए कि कीप देयर हैंड्स ऑफ ऑन इट, लेट हिम प्ले हिज क्रिकेट। ये ऐसा तीसरा आप कह रहे हैं कि उसको हौसला अफजाई सबकी तरफ से होना चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है कि जब हौसला अफजाई करेंगे तो वो प्ले परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। तो अलिया साहब, जिस तरह अभी आप समझें कि इस वक्त मोहम्मद बाबर के अलावा बाबर आजम के अलावा पाकिस्तान टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम को लेके चल सकता है लफाज साहब? क्योंकि हमारे एक आध प्लेयर से तो हम नहीं कह सकते, दावा कर सकते कि यार टीम को हम चारों शाने चित कर देंगे। नहीं, आपके पास इस वक्त दुकान बहुत अच्छा प्लेयर है सर। आपके पास आबद अली अच्छा क्रिकेटर है, उसके साथ इमाम है और शान मशहूर है। हाँ, उसको भी हम लोगों ने भेजा था वेस्ट इंडीज़ अहमदाबाद को, उसको दोनों को कटे। इस वक्त हमारे पास वन डे थी, लेकिन हम जो है लुकिंग फॉरवर्ड के लिए फ्यूचर के लिए भी प्लेयरों को निकाला। तो शाम शुरू बड़ा अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल होगी, तो मेरा ख्याल इम्पोर्टेंट जो होगा आशीष फेक बहुत अच्छा प्लेयर है, वो भी हमारे वक्त नहीं आया था टीम में। मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट ये होगी कि पाकिस्तान टीम गो एंड टेक देयर टाइम। हमारे से अभी तक इन्होंने बुक करने के लिए टेक देयर टाइम, सेटल डाउन। मेरा नहीं ख्याल कि जो इंग्लैंड की फास्ट बॉलिंग है, अगर ये खेलें पिचें इस वैसे में अच्छी हो जाती हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कैन परफॉर्म वेरी वेल। बट फास्ट बॉलर पर मुझे ज़्यादा यकीन है, अगर ये गेंद आगे करेंगे हमारी बॉलिंग वेरी क्विक, ये कोशिश करेंगे बैट्समैन को ड्राइव कराएँ क्विकली, तो आप देखेंगे कि कितना एक तो जब गेंद एयर में जाता है वह गेंद भी मूव करता है, वो गेंद मूव करेगा, हो सकता है कोई चौके भी लग जाए कवर पे जो, लेकिन ये चांस भी है कि 80% ये चांस है कि वो ड्राइव करें, गेंद थोड़ा सा मूव किया फिगर थोड़ा सी भी तो बिहाइंड स्टम्प्स स्लिप्स गलेज और बिहाइंड कहीं भी आउट हो सकती है। नहीं तो ये सारा पीछे मारेंगे तो बड़ी खट्टी पड़ेगी। सही। अलिया साहब, जिस तरह आपका काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा खेलने का आपका एक्सपीरियंस भी है, मौजूदा वक्त जो टीम गई है और जिस तरह कोरोना के 4 माह के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई और इंग्लैंड के सरजमीन से ही इंटरनेशनल क्रिकेट वापस बहाल होने जा रही है, तो पाकिस्तान टीम के नताइज के हवाले से आप क्या कहेंगे कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ किस तरह होगी? क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड के वो प्लेयर्स टीम में नहीं है, जो रोड्स वगैरह और एंडरसन वगैरह, तो वो वापस आते हैं, तो क्या ये पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं मिलेगा? ये टफ टाइम तो होगा। देखें, आप अगर जिम्बाब्वे से भी खेलें तो आप क्रिकेट ये नहीं कह सकते। हाँ, ऑन पेपर बताएंगे ये टीम तगड़ी और जिम्बाब्वे की टीम वीक है, लेकिन वीक टीम आपको याद होगा जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में भी जीता होगा, क्रिकेट में होता है। लेकिन बात सर ये कि आप ये जो वहाँ पर मैनेजमेंट है उनकी क्या सोच है, उनका क्या व्यू है, कैसे खेलना है, क्या नहीं करना है, आप सिर्फ प्लेयर को बता सकते हैं, आप फिर प्रैक्टिकली आप जाकर नहीं कर सकते। तो ये तो प्लेयर पे डिपेंड करता है। जहाँ तक अगर पाकिस्तान की टीम छोटी छोटी पार्टनरशिप होती रहे तो पाकिस्तान विल बी सेफ।
जिस तरह अमारात में यूएई में जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली तो खाली स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट खेली है, उसको एक्सपीरियंस भी है कि शायद कि ना भी हो तो वो क्रिकेट पर अपनी तवज्जो देते हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता था। माजी में जब भी इंग्लैंड का किसी भी टीम के साथ मैच होता था तो बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम फुल भरा होता था, 70-80% लोग आते थे वहाँ पे मैच देखने के लिए। अभी शायद ऐसा हो कि पाकिस्तान की सीरीज़ तक के कोरोना के ये मसाइल हैं ये काफ़ी हद तक नीचे चले जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि शायकीन क्रिकेट को महदूद तादाद में स्टेडियम आकर मैच देखने की इजाज़त मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर इजाज़त मिलनी चाहिए या खाली स्टेडियम में ही मैच होनी चाहिए? देखिए ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। जो मैं अपनी वाइफ से बात करना वो कहते हैं या स्टिल वर्क के लिए जो हालात हैं कोरोना के, बात सिर्फ ये है कि खाली स्टेडियम मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करता है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि वहाँ सिवाय इंटरनेशनल क्रिकेट के हमारी क्लब क्रिकेट में, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोग कम आते हैं मैच देखने के लिए। एक वक्त था कि आप फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है या इवन स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट हो रही है तो लोग जूम लगा होता है। आपका मतलब है कि इससे पाकिस्तानी प्लेयर अंडर प्रेशर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल वो अंडर प्रेशर बिल्कुल नहीं होंगे। वो ऐसे ही करेंगे जैसे हम यूनिवर्सिटी ग्राउंड में या मिंटो पार्क में या कराची में ऐसे क्लब और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। बस मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एडवांटेज होगा इस बात नहीं। नाज़रीन आपने देखा कि अभी मोहम्मद अलाज साहब से जो दौरा इंग्लैंड के हवाले से भी बात की तो अब उनसे मज़ीद भी बात कर रहे हैं कि उस हवाले से कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, जब पाकिस्तान में नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रक्चर ला रहा है, इसमें अभी नेशनल क्रिकेट एकेडमी को हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दर्जा भी दिया गया, उसमें नदीम खान, सकलैन मुश्ताक की खिदमत हासिल की गई। मोहम्मद अलियास की नज़र में ये जो सकलैन मुश्ताक और नदीम खान को लाए गए हैं, इससे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की परफॉर्मेंस किस कदर बेहतर होगी और उनकी नज़र में ये क्या देखते हैं? देखिए नदीम खान है, आपको पता है वो तो आउट क्लास हॉस्पिटल में उसने सारी दुनिया में कोचिंग भी की है और टीम में कुछ साल भी है। जहाँ तक नदीम का तल्लुक है मेरी नस्लों में, देखिए इज़ ए वेल एक्सपीरियंस पर्सन, एजुकेटेड आदमी है, उसकी अपनी अकेडमी में है, वो उसकी PSL की टीम उसकी मैनेजमेंट भी करता है, इज़ एक्सपीरियंस का है। ठीक है, अगर मौका देना चाहिए नदीम खान छोड़ के उसकी मेरे साथ कभी कभी बात हुआ करती थी, बड़ा एक्सपीरियंस हमने क्रिकेट की बात ही होती थी, तो उसके बाद हैड ए वेरी गुड आइडियाज। तो अगर वो आइडिया इन चीज़ों पे लगाता है, उसके मुश्ताक का भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऊपर ही जाएगा। अगर इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, बल्कि ना के मौका देना चाहिए, बल्कि इनको ऊपर रेड टेप नहीं होनी चाहिए। गिव देम ए चांस, लेट्स सी व्हाट दे डू एंड आई एम श्योर दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। ये नदीम खान के बारे में तो बड़ी मुखालफत करें, लेकिन लोगों को चाहिए मुझसे ज़्यादा बड़ी मुखालफत करता लोगों की। मैं ऑलवेज बिलीव कि लोगों को मौका दो, अगर वो मौके के बाद स्टैंडर्ड पे नहीं आते दैन आप ज़रूर बोलें। मोहम्मद अलियास साहब, जिस तरह आपने देखा कि ये माजी में ये NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी की थी, अब इसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दर्जा दे दिया गया, इससे कितनी की बेहतरी आएगी? क्योंकि जो NCA जब तक था उसको सफ़ेद हाथी भी करार दिया जाता था, मैंने भी बोला हुआ था ठीक है, तो ये अब कितना वो वाइट एलिफेंट से वो ग्रीन या ब्राउन एलिफेंट ये कैसे हो जाएगा? ये तो डिपेंड करता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी नीचे की क्रिकेट कैसी है, कितने लोग हैं जो ये देखेंगे कि यहाँ जो भी तो नीचे क्रिकेट हो गया, फर्स्ट क्लास तो छोड़ एक सेकंड, ये जो थोड़ी सी क्लब क्रिकेट कैसी हो गई वहाँ पे कैसे लड़के अंडर 19 के 16 के ये जो लड़के हैं ये प्रोड्यूस वहीं से आपका जो है ना ग्रास रूट ऊपर जाएगा, तो उस पर आपको ज़्यादा तोजा देंगे। क्लब क्रिकेट भी है ये सब, ये आपको वहाँ पे तो वहाँ से आपको प्लेन नजर आएगी। ठीक है, सिंपल चीज़ है। हमारे वक्त में एक चीज़ है कि जब मैं और माजिद खान हम स्कूल में थे, जब हम पढ़ते थे, माजिद भी स्कूल में था, मैं भी स्कूल में था, तो मेरा तब मैट्रिक का रिजल्ट आया था या मैं क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में था,
بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو کرتار کرتے تھے وہ کلب کرکٹ اسکول کرکٹ کی طرف سے دھیان تھا، یونیورسٹی کی کرکٹ، تو اس وقت کم کرکٹ تھی، اس لیے میں بھی کہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس ٹائم تھا، وہ اس وقت وہ پے بھی نہیں ملتی تھی ان کو، کیونکہ وہ لو آف کرکٹ وہ یہ دیکھتے تھے. تو یہ بات ساری ہے کہ اب آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نیچے کرکٹ اور بیسس کلاس کے علاوہ وہاں سے پلے نکلیں گے نا، ہائی پرفارمنس ہے، وہیں سے یہ لڑکے ادھر آئیں گے، یہیں سے وہ لڑکے ادھر آئیں گے. آپ کا مطلب ہے کہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ انتظامیہ نے بنایا ہے اس سے مستقبل میں ہمیں مزید اسٹار کرکٹرز ملیں گے؟ بالکل ملنے چاہیے، بالکل ملیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہ کون سے کرکٹر کو ایسے وہ جو باتیں ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ ہماری جاری ہیں، تو اب ہم مزید ان سے جو کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب وہ چیف سلیکٹر تھے تو کیا کبھی بورڈ یا سیاستدانوں کی طرف سے ان کو پر کبھی کوئی پریشر آیا؟ اگر آیا تو کس قسم کا آیا؟ کیا انہوں نے اس پریشر کو ہینڈل کیا یا ان کو جواب دیا؟ جی محمد الیاس صاحب بتائیں کہ آپ جب چیف سلیکٹر تھے تو کیا کرکٹ میں بھی آپ پر پریشر آتا تھا بورڈ کے جو سربراہ تھے کہ یہ لڑکے کو سلیکٹ کرو یا یہ لڑکے کو سلیکٹ کرو، یا آپ کی منتخب کردہ ٹیم پر وہ آنکھیں بند کر سائن کرتے تھے؟ دیکھیں، مجھے کبھی بھی میں نے 2 چیئرمینوں کے لیے کام کیا، جال بٹ صاحب کے اور ستاشر صاحب کے، ان کا بڑا شروع تھا. ستاشر صاحب کا کبھی بھی انہوں نے مجھ پہ پریشر نہیں ڈالا. ہاں ایک بات پریشر آیا تھا تھوڑا سا کہ جی اس کو کھلا دو، میں نام نہیں لوں گا، سب کو اچھے بات تو میں نے ہم نے انگلینڈ کو 3 نے جیتا تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ کی بنائی ہوئی ٹیم تھی جو انگلینڈ کو تھی 3 نے جیتا تھا. ہم نے میرے کنوں میں الحمدللہ ایک میچ ہی ہاری تھے، بیس فیلڈر میں جیتی تھی، انڈیا کو بھی ہم کو میچ ہرا دیا. بات سر یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کی امید ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب انگلینڈ آ رہی تھی تو ایک جو بہت بڑے نیوز پیپر نے رینکو بھی لیا تھا، تو یہ کہ اس وقت ٹیم جیت رہی تھی انگلینڈ کو، یہ کہا گیا کہ وہ 19 دے دیا ٹیم کو، یہ پاکستان کو آرام سے جیت رہے تھے. وہ کٹنگ ہے وہ میں نے کہا وی ول اسٹارٹ پرائز انگلش سائڈ. ہم لوگ دیکھتے تھے، میرا جو کام ہے وہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو جس ٹیم کے خلاف ہمارا میچ ہوتا تھا ان کی سارے لوگوں کی وہ جو ہے نا وہ پرفارمنس نکال دیتا، ان کے بالروں کی جو جب ان کی ٹیم ناؤس ہوتی تھی تو ان کا اسکور بورڈ بھی نکال دیتا تھا کہ وہ پتہ چل جاتا تھا وہاں اکثر سلیپنگ آؤٹ ہوا ہے، جو ہے کیا کرتے تھے. تو میں اس حساب سے اپنے پاس ریکارڈ رکھتا تھا. جب ٹیم بنتی تھی ایک ہم 2 دن پہلے سلیکشن کمیٹی بنا لیا کرتے تھے نارمل ڈسکشن کے لیے. ٹیم کی پاکستان ٹیم کی ہم باتیں کرتے تھے، ہمیں کیا بنانی ہے، ہم یہ ڈسکشن کرتے تھے یہ 15 لوگ آ رہے ہیں، یہ ہے ان کی پرفارمنس، انہوں نے کس بالر کے خلاف کس نے آؤٹ کی، کس نے بیٹنگ کی اچھی کی. تو ہم وہ ساری چیزیں خیال کر کے دماغ میں رکھ کے پاکستان کی ٹیم کو لحاظ سے تو الحمدللہ شکر پردگار ہم جیتے. تو یہ چیزیں رکھتے ہیں. باقی آپ نے جو کہا کہ ہاں مجھے وہ بہت بڑا پریشر آیا تھا 1 ڈے ٹیم کے لیے پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف. مجھے کہا تھا سو پلے کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی ٹیلی فون آیا تھا مجھے. اچھا بتائیں آپ لوگوں کو ویسے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی ٹیلی فون آیا تھا، میں نے ریسپانس کر دیا. اچھا دیٹ از این کیا آپ ہمارے اس پروگرام میں اس کھلاڑی کا نام بتانا نہیں چھوڑیں سب کو بتائیں آپ کو. اچھا میں نے چھوڑ دیا ڈیزائن کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورٹ نے ستاشر صاحب کو بحال کیا تھا تو پہلی اپوائنٹمنٹ اس نے کس کی کی تھی؟ میری ایز اے چیف سلیکٹر. اور آپ کو یاد ہوگا جی بالکل یاد ہے. تو ہم نے اپنے اخبار اور نیوز کے ذریعے چینلس کے ذریعے وہ خبر بھی پڑھی.
कोर्ट ने मुझे क्लियर कर दिया था। बाद में तो पता है आपकी अदालतों का उस वक्त क्या हो रहा था, ठीक है क्या नहीं। तो बात सही है, ये कुदरत के खेल है, दाने दाने पे बोल लिखी हुई है। जब अल्लाह पैदा करता है ना हर चीज़ आपके लिए उसने पहले मुकर्रर कर दी होती है। तो बात से अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। नहीं, अभी अलियास साहब आपने जैसा बताया कि प्रेसिडेंट हाउस या PM हाउस से आपको खिलाड़ियों के लिए सिफारिशें आती रहीं, तो क्या आपने उन सिफारिशात को रद्दी की टोकरी में डालना पसंद किया या उस पर कुछ कंसिडर भी किया? नहीं, मैं साथ जवाब देते डजन का मार क्या वो प्लेयर्स इस काबिल नहीं था कि टीम में शामिल होता, कि या इनकी सिफारिश आने की वजह से आपने उसको फायर किया? नहीं, बहुत बड़ा प्लेयर was one of the biggest name in our world. लेकिन there's a time जब आप टाइम आते आपको बताता है कि मैं कंपनी not that good enough to perform. और आप जब फर्स्ट क्लास की करने खेलेंगे, ट्वेंटी के लिए खेलेंगे, वन डे नहीं खेलेंगे, तो आपको मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? ये बात वो मैं उस प्लेयर का बता रहा हूँ कि he was the biggest name in world cricket. अच्छा, And I had a great respect for तो that क्या guy. जब आपने उसके बाद रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया थी, क्या उसके बाद भी उन्होंने क्रिकेट खेली? बहुत कम। इसका मतलब है माजी आपके बाद आने वाले चीफ सेलेक्टर अंडर प्रेशर हुए और वो सियासी बिना पर भी वो क्रिकेट टीम में आ गए और आपने वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। मैं छोड़ के चला गया। आपको याद होगा मैंने and I'm grateful to Zitar Shaw. I must admit, he was very kind. तो जो आपने मुझसे मुझे मुझ पर उसने अच्छे तरीके से काम किया, उसने गिव मी रिस्पेक्ट। सब बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों से काम लेना जानते हैं या काम की ये पता किस काम का है, इसे क्या काम लिया जा सकता है। लाजमी बात है कि जिस तरह आप ज़का अशरफ की तारीफ़ करें तो ज़का अशरफ साहब ने आपसे एक अच्छा काम लिया होगा और आपने उस काम को करके दिखाया होगा जिसकी वजह से आपकी उनकी अल्लाह की बरकत से होता है ये, बड़ों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से। रियाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में इतने चीफ आए हैं, चेयरमैन PCB इतने, अभी तक आपकी नज़र में कौन सा ऐसा चेयरमैन था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली तौर पर भी मजबूत किया? मेरा ख्याल है कि जनरल ज़का से आप गुड मैन, ये ब्रेक, ये जो आपकी टर्मियाँ होती हैं, ठीक है, उसने बहुत काम किया। लोग उसको उसकी जो उसने से काम किया ग्रास रूट लेवल पर 100 के करीब ग्राउंड्स भी बनाए थे, उसने बहुत काम किया था। दस भी से जो अच्छा आदमी जिसने अच्छा किया, मैंने आपके गवर्नमेंट जाना, उसने बहुत अच्छा काम किया। वो शुरू में भी उसकी नहीं बनी थी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ऑफर भी किया है मैं कर इमरान फर्क। अभी हम उस तरफ आ रहे हैं, अभी क्योंकि हमने इमरान फर्क के हवाले से भी अभी हमने बात कर ली है। तो मैं पूछ रहा था कि जैसे पाकिस्तान श्रीलंकन टीम पाकिस्तान लाहौर आई, उस पर अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई, तो इजाज़ भट्ट उस दौरान में चेयरमैन थे, तो क्रिकेट बोर्ड की जो उस वक्त के चेयरमैन थे, तो उससे पहले नसीम अशरफ थी। नसीम अशरफ ने खुला, उनका हाथ खुला था, वो बड़े पैसे खर्च करते थे। उसके बाद इजाज़ भट्ट पे एक ये कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को माली तौर पर मजबूत किया। तो क्या आप समझते हैं कि इजाज़ भट्ट को उस वक्त के फैसले दुरुस्त हैं? देखें, आ जाए डॉक्टर साहब की तरफ, देखिए आपको याद होगा कि उसने कोई काफ़ी लोगों को बाहर बोल और 72 लाख उस वक्त बहुत गाड़ी भी खरीदी गई थी, लोगों को निकाल दिया था, 50 लाख की गाड़ी ऑर्डर कर दिया था, आपको याद होगा। तो मैंने 100 स्ट्राइक कर दी, जब मुश्किल को पार्लियामेंट गया, पार्लियामेंट में मुझे बुलाया था, तब वहाँ पे काफ़ी चुन भी थी मेरी अच्छी खासी हुई, तो मैं चीज़ें आ गई। तो उसके बाद वो उन्होंने रियलाइज़ किया जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ठीक बात कर रहा हूँ। आप एक तो लोगों को नौकरी से निकालें, आप ऊपर से 72 लाख की गाड़ी, 72 लाख बहुत पैसा था उस वक्त, बहुत पैसा था। वो CEO थे, डॉक्टर
है डॉक्टर हसन वो भी कुछ नहीं ना जो चेयरमैन की बात कर रहा हूँ चेयरमैन तो वो थे ना डॉक्टर नसीम अशरफ। हाँ जी। नाइस गाय लेकिन ये चीज़ है तो वो मैंने आपको सबको बताया आपने सब लोगों को बोल दिया तो वो लोग भी वापस चले गए आ गए थे बैक टू द जॉब और वो गाड़ी भी लिहाजा साहब आपने बात की कि उनको सुपर बोर्ड से बॉलें निकालने की, आपने उनके हक में हंगर स्ट्राइक भी की। आज भी वही दौर चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उहदों पर तो बड़ी तनख्वाहों पर रखे जा रहे हैं और नीचे से लोगों को फारग किया जा रहा है। जिस तरह ये पेंडेमिक आया है कोरोना का, इसमें जिस तरह जो नीचे का स्टाफ जो पूरी तरह मुतासर हुआ है और कोई रक्षा चलाने पर मजबूर हो गया, कोई ऊबर टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं था कि उन लोगों की भी वेलफेयर के लिए कुछ ऐसा करते कि उनके लिए भी चलता रहता। मेरा जो थोड़ा सा नॉलेज है, जो मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इस वक्त वो एक सिटी वो बना रहे हैं जी, जो रीजनल क्रिकेट को ख़त्म करके उसके जगह सिटी रीजनल क्रिकेट, उसमें आपको गवर्नमेंट भी आएंगे, उसमें आपके जो क्रिकेटर हैं वो भी आएंगे, उनको भी सब पैसा मिलेगा। काम तो हो रहा है इन चीज़ों पे, हम शोर पे बोलने रिलाइज किया होगा यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गई इन लोगों के साथ। लेकिन जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब मुल्क में अभी जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वो हम आनी चाहिए। और देखना ये है कि ये जो नया स्ट्रक्चर आ रहा है, आप समझते हैं कि इससे क्रिकेट की बेहतरी होगी? क्योंकि आपने बहुत लंबा अरसा तक इंग्लैंड में क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया में आपने कोचिंग की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे भी एक जो स्ट्रक्चर है उसी तर्ज का पाकिस्तान में स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और देखें बहुत सिंपल ये है कि यू कांट लिव इन द पास्ट, आप पास्ट में नहीं रहते, ठीक है ना। इफ यू लिव इन द पास्ट यू आर फिनिश्ड, यू हैव टू गो विद द टाइम, फ्लो विद द टाइम। तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, मैंने अभी देखा नहीं अंडर लाइफ सी अकाउंट आप अगर मैं भी मुझे में 19-20 से होगा तो मैं बात कर दूँगा, मैं पता मैं बोर्ड में रह के हाँ सही बात है, आपने हमेशा बुलंद है। यहाँ पे मैं बात करता चले वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं जो इस मुश्किल सूरत हाल में, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके लिए माली मदद करेगा और उनके लिए भी, क्योंकि स्कोरर हैं, जो अंपायर्स हैं, जो डोमेस्टिक करते हैं, उनके लिए भी कुछ ग्राउंड मैन्स हैं, तो उनको फारग करने के बजाय उनकी कुछ ना कुछ हेल्प आउट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं लिहाजा यहाँ पे आता हूँ कि जिस तरह आप बीमार हुए, आपको कैंसर जैसा उसी मर्ज हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि आपने कैंसर के खिलाफ जो जंग थी वो जीती और अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मुश्किल वक्त में आपकी कोई माली मदद की, क्योंकि माजी का बोर्ड था? देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने किसी को नहीं कहा, मेरी सर्विस पैकेज नहीं आ रही थी, ठीक है। सर आपने पाकिस्तान के लिए खिदमत, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम था, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? या कोई अगर होता है माजी में कोई और, अगर मुस्तकबिल में कोई और क्रिकेटर बीमार होता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बात ये होती कि उस वक्त आपको मेरी बेटी आशा को अब मोर MS हुआ और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मैंने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी, सर्जरी की यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं था MS होता क्या है, ऐसे ही या वो किसी का वो पैसे इकट्ठे करके जो भी किया, मैंने अपनी फैमिली बस मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज है। मुझे पहले तो आप अपनी बीमारी के इलाज में बात है, वो ये हुआ कि फिर मुझे किसी ने कहा कि यार रियाज भाई हमें आप फाइल दे रहे हैं, हम सेठी साहब को देंगे और हम श्योर ये मैंने उनकी कॉपियाँ बना के उनको दे दी। तो जब सेठी साहब चले गए तो एक दिन मुझे एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई मेरी, तो मैंने सेठी साहब को कहा जैसा मैंने आपको एक फाइल भेजी थी कब भेजी, मैंने फलाने आदमी उसने कसम खा ली तुम लिहाजा साहब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसी सियासत चलती है अपनी, तो लोगों की दरख्वास्त लेके आगे तक नहीं पहुँचाई जाती। देखिए अल्लाह का करम है, मुझे कुछ मैं अब आ जाऊँ द लास्ट
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی, الحمدللہ شکر الحمدللہ. یہ صحت ان پیسوں سے بہت زیادہ شوق ضروری ہے. خانوں میں علاج کرا رہا تھا, جو آپ کو پتہ ہے پرائیویٹلی وہ بہت ایکسپینسو ہے. اب بھی میں ہر 6 مہینے کے بعد جاتا ہوں چیک اپ کے لیے. الحمدللہ شکر فٹ ہے, جو شکر ہے. میں آپ کی بیٹی پہ عائشہ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ عائشہ اس وقت لندن میں ہے, اور آپ کی ایک آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں اکیلے رہ رہے ہیں, اور آپ کی جو مسز ہے وہ اپنی بیٹی کے وہاں پہ علاج کی وجہ سے انگلینڈ میں موجود ہیں. فیملی سے اتنا دور رہنا کس قدر زیادہ مشکل مجھے اندازہ ہے کہ یہ لبوں پہ جو ہلکی مگر پیچھے جو آنسو ہے نا وہ میں نے دیکھ لیے ہیں آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور ہماری بیٹی کو عائشہ کو بہت صحت دے. میری بات سنیں, اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں, جو اللہ کو منظور ہے وہ منظور ہے. میں شکر الحمدللہ یہ کرتا ہوں ٹھیک ہے, موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں, ہر چیز اس کے ہاتھ میں, اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پتہ بھی نہیں مجھے ایٹ لیسٹ سر اس پہ بھاری اخراجات آ رہے ہیں. آپ کا میں آپ کے بالکل سمجھتا ہوں, آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں. ایک بیٹی اور وہ بیمار ہو تو باپ پریشانی ہوگا تو کون ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور ہماری بیٹی کو تندرستی دے. کیا عائشہ کے علاج کے لیے بھاری اخراجات ہو رہے ہیں, اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ آپ کا تعاون کرے. آپ کو میرا جو ذاتی ویو ہے, جو میرا ذاتی ویو ہے, آئی تھنک میرا نہیں خیال ذاتی طور پر اٹ ول بی انفیئر کہ بورڈ جو ہے آپ کی اولاد کا علاج ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی کرکٹر بیمار ہے, جس نے چاہے وہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہے, کلب کرکٹر ہے یا ٹیسٹ کرکٹر, اس کے لیے میں کہوں گا. لیکن میرا نہیں, دیکھیں میں بس چھوڑے کرکٹ جو پیسہ ہے ہمارے کو میں تو 250 روپیہ ملتا تھا ٹیسٹ میچ کا, آپ سائیکل بھی نہیں کھیل سکتے. اور سب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سب کو اپنی گناہ میں رکھے, ضرورت ہی نہ پیش آئے. ضرورت ہی نہ پیش آئے. باقی رہا میرا, میری بیٹی کا, میری بیوی کا, میرا گرینڈ چلڈرن کا, دیکھیں اللہ پہ اس نے پیدا کیا ہے, اس نے رزق دینا ہے, اس نے اپنی ماں میں رکھنا ہے, وہ جو چاہے وہ کرے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کو بہت سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, اللہ سے دعا گو ہیں. میں یہیں پہ بات کروں گا عمران فرد کی. آپ نے بیٹا بنایا, کیا اس کو بھی آپ کا بیٹا ہونے کی سزا تو نہیں دی گئی؟ دی گئی ہے, دی گئی. دیکھیں اگر آپ کیونکہ اگر ڈومیسٹک کی اس کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ تو ماشاء اللہ بہت اچھی تھی. آئی پرفارمنس سے جو انہوں نے پرفارم کیا ڈومیسٹک میں, ہر ٹورنامنٹ میں پرفارم کیا, اور آپ چیف سلیکٹر بھی رہے, سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ رہے. میں نے بھی ڈراپ کیا اس کو, آپ نے خود بھی اس کو ڈراپ کیا. 2 لوگوں کے لیے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت خود بھی عمران خان کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ نہیں, میں پاکستان کا سوچ رہا تھا. اچھا, فیوچر تھا زبردست. آپ ویسٹ انڈیز گئی تھی ٹیم شاطر صدیقی کی کپتانی میں, اسی سال اسی ٹورنامنٹ 1 ڈے میں آپ نکال کے دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے 7 میچوں میں 500 ہم نکال کے دیکھتے ایسے ہی. لیکن میں نے عمران کو ڈراپ اس لیے کیا کہ آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو سی کہ ہمارے پاس اس اوپننگ ہونے کے بعد کون سے پلیئر آئے. آپ نے دمار نہیں دیکھا, آپ نے پاکستان کا نکال کے دیکھا, پاکستان دیکھا. ان لوگوں کو شان مسعود کو بھیجا, شہزاد کو بھیجا, ہم نکال کے تھے, عمر اپنے کو بھی اسی ٹیم کو بھیجا. میرا ویو یہ تھا کہ جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا ایسے, اس وقت جو میرے سلیکٹر تھے, جو لوگ اس وقت تھے, وہ وہی, میری سوچ وہی تھی
کہ جیسے کہ کون سے پلیئروں کو آگے لے جانا ہے تاکہ فیوچر کا جب مجھے ٹیم میں لائے گا اس میں نے بہت بڑے گریٹ پلیئر آف پاکستان کی پلیس لی تھی. علیم الدین صاحب انہوں نے جنت کی. علیم الدین بہت بڑا پلیئر تھا. آئی ریپلیس علیم الدین صاحب اور ان کو جنت کی. تو یہ چیزیں میرے شروع میں مجھے یہ بتایا گیا میرے بچپن میں میرے بڑوں نے کہ یار اپنی کبڈی جانا چاہیے. جو آپ لا کا 420 کرے گا نا تو لا نے نہیں کیوں جو آپ کریں جو میں زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن میں اپنی اللہ پہ اس کو اسکول پہ اور قیامت کے دن پر زبردست ہونا بھی یہی چاہیے. ایک مسلمان کا ان چیزوں پر عقیدہ ہونا بھی ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آنیسٹلی ہر کام کروں کسی کا خیال رکھوں. یہ اللہ کی مرضی کا بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو بات ساری ہے اسپورٹس تو آنی جانی چیز ہے. نام تو آتا جاتا ہے. ہم آج مر جائیں گے کل دو پکچر لائیں گے پھر جائیں گے پرسوں کہیں گے چنگا بڈھا مر گیا اور گلاب کو نہیں پڑے گی 400 نہیں پڑے گی. تو کیوں میں اپنے پیٹ میں آگ لوں جان بوجھ کے. میں بہت گناہ گار ہوں. مجھے باپ روٹی کا معاف کرنا استغفر اللہ کرتا ہوں لیکن میں نے حرام کا نہیں کھایا زندگی میں. الحمدللہ الحمدللہ. جی ناظرین ابھی آپ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر سابق چیف سلیکٹر محمد الیاس کی گفتگو سنی جو بڑی سچی تھی. بڑی دل سے آوازیں نکل رہی تھیں کہ انہوں نے اولاد کی خاطر حرام نہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں اولاد نہیں اپنے لیے بھی کبھی حرام کو پسند نہیں کیا اور انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا. یہی وجہ ہے کہ آج محمد الیاس جیسے کرکٹرز کا نام کسی بھی زبان پر اچھے الفاظ میں لیا جاتا ہے. کوئی ان کو بیٹنگ ان کے حوالے سے نہیں کر سکتا. انہوں نے پاکستان کی جو کچھ کیا پاکستان کے لیے کیا. ابھی انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے داماد اپنے بیٹے سے زیادہ پاکستان عزیز تھا. تو اگر عمران فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی تو دیگر لوگوں نے کی, میں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کا حق ادا کیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ ہم نے پاکستان کے ٹرو کرکٹر کے ساتھ آج بات کی جو سچا پاکستانی سچا مسلمان, کیونکہ انہوں نے جس طرح اپنے عقیدے کی بات کی وہ بھی ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی تھی. کیونکہ اس پہ پاکستان کا بات کرنی بہت ضروری تھی. ہم آج کے پروگرام میں محمد الیاس سے کہیں گے کہ آخری وہ اگر کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں, اس کے ساتھ ہی خدا حافظ ہم کہہ دیں گے. دیکھیں جی میں پاکستان میں پیدا ہوا, پاکستان سے کھیلا الحمدللہ. بڑی استدی ہے میرے ملک میں ویل سیٹ تھا لیکن تھینکس ٹو مائی وائف اس کو بتا تھا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا چلو جان سے پاکستان, کیونکہ میں یہی دعا کرتا تھا کہ مجھے موت میں جس سے بولا کہ ابھی سچے پاکستانی سچے مسلمان ہونے کے لیے الحمدللہ شکر ہے. یہ ناظرین دیکھا کہ بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو عزت دیتا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے. میں یہاں پہ اپنا پروگرام ختم کروں گا اور اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا اسی قسم کا کوئی سچا پاکستانی سچا کرکٹر جو ملک کے ساتھ محبت کرتا ہو, جو دین کے ساتھ ہمارے